हिंदुस्तान का एक सीधा सादा लड़का गरीबी की आग बुझाने सऊदी अरब चला गया। उसकी किस्मत ऐसी चमकी कि एक रईस आदमी के घर पर घरेलू ड्राइवर की नौकरी मिल गई। पर यह कोई मामूली नौकरी नहीं थी। यहाँ कायदे कानून ऐसे थे कि रूह कांपा देने वाली थी। घर की दो जवान बेटियां, नकाब में ढकी बीवी और दो बेटे, इन सबको लाने ले जाने का जिम्मा इसी हिंदुस्तानी लड़के पर था। लेकिन हद तो तब थी जब उसे कभी भी घर की औरतों से बात करने की इजाजत नहीं थी। नजरें मिलाना तो दूर, वो कहाँ जाना चाहती हैं ये तक सीधे नहीं बता सकती थी। बस एक पर्ची पे चुपचाप लिख देती थी और उसके सीट पे फेंक देती थी, और वो बिना कोई सवाल किए गाड़ी बढ़ा देता था। हालांकि उसके घर की औरतें हमेशा सिर से पांव तक ढकी रहती, यहां तक कि हाथ भी दस्तानों में और नाखून तक छुपे हुए। लेकिन कहते हैं ना, दिलों पर पहरे नहीं लगते। एक दिन उसकी बड़ी बेटी पर्ची लेकर आई और उसके सीट पे फेंक दी। जब उस लड़के ने उस पर्ची को पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसने बिना कुछ बोले उस पते पे गाड़ी आगे चलाने लगा। और जब वहां पहुंच गया तो इसने ऐसा कुछ देख लिया जिससे इसके पूरे शरीर पसीने से भीग गए थे। फिर उसकी बड़ी बेटी उसको अंदर ले गई और उसके साथ ऐसा ऐसा काम करने लगी जिसे देखकर आपके पैरों की नीचे से मिट्टी खिसक जाएगी। तो दोस्तों, इतने सख्त कायदे कानून के बावजूद उस हिंदुस्तानी ड्राइवर और उस अमीर खानदान की लड़की ने ऐसा किया जो करना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। रोहित कुमार नाम का एक सीधा सादा लड़का था जो घर की हालत ठीक करने के लिए सऊदी अरब कमाने चला गया। वहां जाकर उसे एक अमीर सऊदी के घर हाउस ड्राइवर की नौकरी मिल गई। उस मालिक का बड़ा कारोबार था, बहुत पैसे वाला आदमी था। उनके घर में कुल 6 लोग थे, बीवी, 2 जवान बेटियां और 2 छोटे बेटे। बड़ी बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और छोटी बेटी अभी कॉलेज में थी। दोनों छोटे बेटे मदरसा जाते थे। मालिक की बीवी और बेटियां अक्सर बाहर घूमने फिरने की जिद करती थीं, जिससे उनका काफी समय बर्बाद होता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि घर के लिए एक भरोसेमंद ड्राइवर रख लिया जाए। जब रोहित नौकरी के लिए आया तो मालिक ने देखा कि लड़का बहुत शरीफ और भोला भाला है। फिर उन्होंने अपने पुराने पाकिस्तानी ड्राइवर को हटा दिया और रोहित को रख लिया। अब रोहित ही उनकी बीवी और बेटियों को बाजार और दूसरी जगहों पर ले जाने लगा। छोटे बच्चों को भी रोज मदरसा छोड़ने और लाने का काम उसी के जिम्मे था। धीरे धीरे रोहित घर के हर छोटे बड़े काम में शामिल हो गया। रोहित की नौकरी अब अच्छे से चलने लगी थी। मालिक ने उसे साफ कह दिया था कि अगर काम करना है तो अरबी सीखनी पड़ेगी। रोहित ने भी 2-3 महीने में बढ़िया अरबी सीख ली और थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलने लगा। लेकिन घर की महिलाओं से बात करने की उसे इजाज़त नहीं थी, न मालिक की पत्नी से, न उनकी बेटियों से। वह सिर्फ मालिक और उनके बेटों से ही बात कर सकता था। रोहित की ड्यूटी सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाती थी और रात के 8 बजे तक चलती थी। पूरे दिन वह गाड़ी में ही बैठा रहता था, घर के बाहर अलर्ट मोड में। जब भी घर की कोई महिला कहीं जाने वाली होती तो वह दरवाजे के अंदर से ही एक पर्ची फेंक देती जिसमें लिखा होता कि उसे कहाँ जाना है। रोहित चुपचाप पर्ची उठाकर पढ़ता, फिर गाड़ी स्टार्ट कर देता। गाड़ी में बैठते ही वह महिला 2 बार शीशा खटखटाती और यह इशारा देती कि चलो। रोहित बिना कोई सवाल किए गाड़ी आगे बढ़ा देता। रास्ते भर न कोई बातचीत होती, न कोई नजरें मिलती, बस एकदम खामोशी रहती। मॉल हो, सुपरमार्केट हो या कोई और जगह, जहां भी पहुंचना होता, रोहित गाड़ी पार्क कर देता और वहीं आसपास खड़ा रहता। महिलाएं अंदर जाकर शॉपिंग करती और रोहित बस गाड़ी के पास ही इंतजार करता था। वो अपना शॉपिंग करके आती थी और फिर वापस गाड़ी में आकर बैठ जाती थी। अगर दोबारा कोई सामान लाकर रखना होता था तो फिर वह लाकर रख देती थी और फिर जब फाइनली बैठ के और 2 बार वह खटखट की आवाज़ करती थी तब फिर वहां से वह निकलता था। इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा। अब घूमने वालों में जो थे, उनकी जो बड़ी लड़की थी वही अक्सर घूमती थी। उनकी जो पत्नी थी वह घर पर ही रहती थी, कभी महीने में 2-4 बार ही निकलती थी। और जो दोनों बेटे थे, एक 15 साल का, एक 18 साल का, तो मदरसा जाते थे और उसके मामा के यहाँ खेलना कूदना जाना होता था तो फिर वहाँ जाते थे। तो यही सब उनका दिनचर्या होता है। अब एक हफ्ते में वो जहाँ जहाँ भी गया हुआ था उन सब की पर्ची अपने पास रखता था जो वो लिख कर उसको दी हुई रहती थी। वो शुक्रवार को उस मालिक को सौंपता था
और जिससे उसे पता चलता था कि हाँ, कौन कहाँ पर गया था, क्या लेकर आया था। उसके बाद वो अपना घर में पूछते थे या क्या करते थे, वो अलग मैटर है, लेकिन ये सारी पर्चियां को एक हफ्ते तक संभाल के रखता था। अब दोस्तों, एक दिन की बात है, जब वह गाड़ी में बैठा था और ये सोच रहा था कि चलो कोई आएगा तो जाना है, और यही सोचकर वो अपने पर्स में से कुछ ढूंढने लगता है और बहुत सारी पर्चियां जो थीं वह सीट पर रखकर कुछ और सर्च करने लगता है। तभी जो उनकी बड़ी बेटी, जिसका नाम आफरीना होती है, उसकी उम्र 25 साल की होती है, वह आती है और पर्ची उसी सीट पर फेंक देती है जिस सीट पर बहुत सारी पर्चियां पहले से ही रखा था। फिर अब उन्हीं पर्चियां में वो भी पर्ची मिक्स हो जाता है और वह जाकर पीछे गाड़ी में बैठ जाती है। अब उसको ना बोलना था ना कुछ पूछना था। वह सोचता है कि इसमें से कौन सी पर्ची है, क्योंकि वहां पर 500 से भी अधिक पर्चियां उसके पास पड़ी हुई थी। तो वो सोचता है कि चलो, एक जगह अक्सर जाती हैं और शायद वही की पर्ची मुझे दी होगी। इसीलिए वह उस तरफ गाड़ी लेकर चल देता है। जब वहां पर आधे घंटे बाद पहुंचता है और पार्किंग में गाड़ी लगाता है, तो फिर उनकी लड़की को, यानी कि जो आफरीन होती है, उसे समझ आता है कि ये तो गलत जगह लेकर आ गया है। फिर वह सोचती हैं कि यह यहाँ पर क्यों लेकर आया है, और इधर वह गाड़ी खड़ी करके सोचता है कि यह उतर क्यों नहीं रही है। वह इंतज़ार करने लगता है। अब वो पीछे देख भी नहीं सकता था कि वो उतर रही है कि नहीं उतर रही है। लेकिन जब 5 से 10 मिनट बीत जाते हैं तो सोचता है कि कहीं सौ तो नहीं गई है। फिर वो जो बीच में शीशा होता है, कार के अंदर ही लगा होता है, उसमें देखता है तो देखता है कि पहली बार जो आफरीन थी वह शीशे में उसकी ही तरफ देख रही थी, और उसने जो हिजाब पहन रखा था उसने अपने चेहरे से हटा रखा था। अब जो रोहित होता है बुरी तरीके से डर जाता है। क्यों, ये पहला मौका था जब आफरीन से रोहित की नज़र मिल रही थी। वह डर जाता अपनी नज़रें झुका लेता है। फिर इंतज़ार करता है कि उतर क्यों नहीं रही हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे 5 मिनट बीत जाता है। फिर वह शीशे में देखता है तो फिर आफरीन उसे ही देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर क्यों लेकर आया है। फिर जब दोनों कुछ नहीं समझ पाते तो अपने मोबाइल में टाइप करके उसको दिखाती है कि यहाँ पर तुम किस लिए लेकर आए हो। अब फिर वह कुछ नहीं बोल पाता, परेशान हो जाता है। वह सोचता है गलती हो, वो गई बुरी तरीके से, डर जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। तभी आफरीन परेशान हो जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि तुम गूंगे हो क्या, बोल नहीं सकते हो। अब जैसे ही वह सुनता है तो पहली बार उसकी आवाज़ को सुन रहा था कि उससे बात कर रही थी। हालांकि जब वह माँ बेटी या दोनों बहनें या ये सारी लोग कहीं पर जाते थे तो आपस में बात करते थे, लेकिन उससे वह पहली बार आफरीन बोल रही थी। अब वह चौंक जाता है। फिर वो बोलती हैं कि तुम गूंगे हो क्या, यहाँ पर किस लिए लेकर आए हो, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ, तुमसे क्या पूछ रही हूँ। अब रोहित को भी आ जाता है गुस्सा। वो कहता है कि गूंगा तो बना दिया आप लोगों ने, पर्ची दो, पर्ची लो, ये कोई सिस्टम है क्या आने जाने का। और आपकी पर्ची मिक्स हो गई है, मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है। अगर दो बात अपने मुंह से बोल दोगे तो क्या आप लोगों का जुबान कट जाएगा। अब दोस्तों, उसकी बात सुनकर आफरीन भी सन्न रह जाती है। फिलहाल वह कहती है, जहां पर जाना होता है उसको बताती है कि फलाना जगह जाना है। फिर वहां से गाड़ी घुमाता है और उसके बाद आधे घंटे की दूरी पर वो मॉल होता है, वहां पर जाकर वह पहुंचती है, वहां से उतरती है और फिर अंदर जाती है और अपना काम वगैरह करके आती है। 1 घंटे बीत जाते हैं और इधर यहाँ इंतज़ार कर रहा था गाड़ी लेकर। फिर गाड़ी में आती है, बैठती है और उसके बाद कहती है कि घर चलो। वह घर की तरफ आने लगता है। तभी दोस्तों, अब वो सोचता है कि आज मेरा क्या होगा, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, और जो कि मालिक ने सख्त हिदायत दी थी कि किन्हीं भी परिस्थितियों में मुझे बात नहीं करना है, तो आज तो मैंने बोल भी दिया है। अब वो यही सब उधेड़ बन में लगा हुआ था और शीशे में धीरे से देख रहा था कि आफरीन को कुछ बोले, कुछ कहना चाहता था। तभी वो बोलता है कि सॉरी मैडम, बहुत बड्डी गलती हो गई मुझसे। फिर आफरीन सुनती है तो कहती है, क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो, गाड़ी को रोको, साइड में लगाओ। अब दोस्तों, अरबी में ही दोनों बात करते हैं। फिर वह गाड़ी साइड में लगा देता है और कहती है, क्या कहना चाह रहे हो। अब दोस्तों, जो रोहित था रोने लगता है, कहता है कि मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, और जो है आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। फिर उसने बोला, हाँ गलती तो हुई है, लेकिन इतना तुम घबरा क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने आपसे बात कर ली है, अगर सर को पता चलेगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तो आफरीन कहती है कि यही डर तो मुझे भी लग रहा है कि तुमने मुझसे बात की, मैंने तुमसे बात की, अगर तुम जाकर बाबा को बोलोगे तो वह क्या सोचेंगे और क्या करेंगे हम लोगों के साथ।
तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है और मत बोलना तुम कुछ और, ना ही मैं ही किसी से कुछ बोलूँगी। उसके बाद वो मुस्कुरा देती है और जो है वह रो रहा था उसको चुप कराती है, कहती है घबराओ नहीं, चुप हो जाओ। उसके बाद वह चुप हो जाता है और कहती है कि तुम बोलते हुए तो अच्छे लगते ही हो, पता नहीं क्यों नहीं, अब्बू तुमको बोलने देते हैं। फिर जब गाड़ी आगे बढ़ जाती है, रोहित फिर बीच वाले शीशे से देखता है तो आफरीन उसे देखती है तो मुस्कुरा देती है। 2-3 बार ऐसे दोनों की नज़रें आपस में मिली और उसके बाद फिर दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद एक जगह जाते हैं, वहाँ पर नारियल पानी रोड के किनारे बिक रहा था। अच्छी अच्छी दुकानें वहाँ पर होती हैं। वहाँ पर उसे बोलती है गाड़ी रोको। फिर वो नारियल पानी लेते हैं और कहती है कि तुम्हारा बहुत पसीना निकल गया है, ये लो नारियल पानी पी लो, फ़ायदा करेगा। उसके बाद दोनों फिर घर पहुँचते हैं और 2-3-4 दिन बीतता है। फिर आफरीन के मन में क्या हुआ कि आफरीन आती है, एक पर्चा बनाकर लाई, उसके सीट पर फेंकते हुए बैठ गई और उसके बाद ज़ोर से हंसते हुए कहती है कि पर्चे में देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो इसलिए लेकर आई हूँ कि क्योंकि यह नियम है, नियम के मुताबिक पर्चा लिख कर लाई हूँ, तो चलो सुपरमार्केट चलना है। अब दोस्तों, वहाँ से वह दोनों फिर चल देते हैं और रास्ते भर बातें करते हैं। तो आफरीन कहती है कि बाबा तुमसे कुछ पूछ तो नहीं रहे थे? वह कहता है कि नहीं जी, मुझसे नहीं पूछ रहे थे। आफरीन कहती है कि मैंने तो अपने घर में बताया, अपनी बहन को बताया और अपनी माँ को बताया और हम लोगों ने खूब हंसे इस बात को लेकर, हमने खूब मज़े किए। और मेरी माँ भी कह रही थी, मम्मी भी कह रही थी कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सीधे हो। और मेरी बहन भी कह रही थी तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सीधे हो और वाकई में तुम बहुत अच्छे हो। अब दोस्तों, उसके बाद दोनों में जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ वह रास्ते भर चलता रहा। लेकिन अचानक रास्ते में जाते जाते आफरीन जो थी वह सो जाती है। अब जब वह पहुंचता है सुपरमार्केट, तो बेसमेंट में उसकी 3-4 मंजिला की पार्किंग थी। वह एक बेसमेंट में जाता है, अपनी गाड़ी पार्क कर देता है कोने में जहां पर थोड़ा बहुत ही उजाला था। फिर जब वह देखता है कि आफरीन को क्या हुआ, क्यों नहीं उतर रही है, लेकिन अब बातचीत कर रहा था तो इसीलिए वो झट से उधर देखता है। तो देखता है कि आफरीन सो रही थी। वह उसे कहता है कि मैडम हम पहुंच गए हैं। फिर वह कुछ नहीं बोलती। फिर वह ज़ोर से बोलता है कि मैडम हम पहुंच गए हैं। फिर भी वह कुछ नहीं बोलती। फिर दोस्तों, वो डरते डरते उसका हाथ पकड़ता है और धीरे से हिलाता है, कहता है मैडम हम पहुंच गए हैं। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद दोनों हाथों से उसका कंधा पकड़ के ज़ोर से हिलाता है और कहता है कि मैडम हम पहुंच गए हैं। तभी वो आंख खोलती है। ये चौंक के पीछे हट जाता है। आफरीन कहती है कि तुमने मुझे टच किया। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने नहीं, कुछ नहीं किया। वो बोलती नहीं नहीं, तुमने मुझे छुआ। तो कहता है कि आपको जगाने के लिए बस मैंने थोड़ा सा ही आपको उंगली से छुआ। अब दोस्तों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि मैं नाटक कर रही थी, मैं जग रही थी। अब दोस्तों, उसके मन में क्या चल रहा था ये रोहित को ज़रा सा भी नहीं पता था, लेकिन जब वो हंसने लगती है तब उसे कुछ कुछ समझ में आ जाता है। अब आफरीन कहती है कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है इधर आ जाओ मेरी सीट पर। वह कहता है क्यों? वह कहती है क्योंकि मैं कह रही हूँ, इसलिए आ जाओ। अब दोस्तों, ड्राइविंग सीट से उतर कर जाता है। पीछे वाली सीट पर वह थोड़ी सी खिसक जाती है, उसके बगल में बैठ जाता है। फिर वह कहती है कि देखो, ऐसा है कि जो बाबा ने इतने कड़े नियम बना रखे हैं, मेरी उम्र 25 साल की है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कोई दोस्त हो, मैं उसके साथ घूमूं। थोड़ी सी तो आज़ादी मैं चाहती हूँ। और फिर भी जो है, अब इतने कड़े नियम में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्तों, उसका हाथ वो पकड़ लेती है। अब जो रोहित था वह डर जाता है। कहता है कि मैडम देखो, मैं दूसरे देश से आया हूँ और मैं जानता हूँ कि इस देश का क्या कानून है और मतलब किस तरीके से मैं फंस सकता हूँ यहाँ पर। तो प्लीज़ आप मुझ पर रहम करो। और आप जो सोच रही हो, मैं आपका नौकर हूँ और ऐसा नौकर जो आपसे बातचीत भी नहीं कर सकता, आपसे मैं दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? तो वह कहती है क्यों नहीं कर सकते हो? आप ये चिंता मत करो कि किसी को क्या पता चलेगा। वह उसका हाथ और कस के पकड़ लेती है और कहती है मैं भी चाहती हूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ मैं घूमूं टहलूं, जिससे तुम बहुत अच्छे हो। मुझे उम्मीद है कि तुमसे दोस्ती करके मज़ा आएगा। दोस्तों, उसका हाथ और कस के पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसके गले से लिपट जाती है। पहले जिस लड़की से बात करना तक अलाउ नहीं था, वो अगर उसके गले लिपट गई हो तो रोहित का गला सूख जाता है, वो पसीना पसीना हो जाता है। अब वो भी आफरीन को मान लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है। और दोस्तों, उसके बाद इन दोनों में बेइंतहा प्यार होता है जो कि 1 साल तक चलता है। किसी को कोई खबर नहीं, वो उसी तरीके से रहते थे जैसा कि उन्हें बताया गया था और समझाया गया था।
लेकिन 1 साल बाद आफरीन की माँ को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और वह आफरीन से जब ये बात पूछती हैं तो आफरीन पूरी सच्चाई बता देती है और कहती है कि इसमें रोहित की ज़रा भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अब उसकी माँ कहती हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम यह क्या कर रही हो, एक भारतीय की ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही हो। अगर तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो पता नहीं हम लोगों के साथ क्या करेंगे, वह किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब वह रोहित को भी बुलाती हैं और उसे जो है पहली बार वो उससे बात करती हैं चुपके से कि कहीं कोई सुन ले ना ले, कहीं कोई जान ना ले। कार से वह कहीं जाती है और फिर रास्ते में वह माँ बेटी का फरीन और उसकी मम्मी बैठी रहती हैं। फिर रोहित से कहती हैं कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, उसे 2 साल बीत भी चुका था और 1 महीने बाद उसकी छुट्टी खत्म हो रही थी, तो वह 2016 में वहाँ पर गया हुआ था और 2018 में वहाँ से फिर वो अपने गांव चला आता है। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल समाज में जागरूकता और सीख को बढ़ावा देना है। मेरा प्रयास सकारात्मक सोच और समझ को प्रोत्साहित करना है, ताकि हम सभी मिलकर एक बेहतर और संवेदनशील समाज का निर्माण कर सकें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।